हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कन्फॉर्मेशंस ऑफ शुगर को स्टडी करेंगे। कन्फॉर्मेशंस ऑफ शुगर को स्टडी करने से पहले हम शुगर के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको देखेंगे पहले, देन हम उसकी कन्फॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, शुगर हमें पता है, देखो मोस्ट कॉमन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज कॉमन शुगर्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CHO 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, नंबरिंग कर लेंगे। एल्डोहेक्सोज शुगर है ग्लूकोज 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आर देयर। CH2OH, HOH, H, OH, OH, H, H, OH. This is the structure of glucose. एल्डोहेक्सोज शुगर है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमें लिखना है तो फर्स्ट 2 3 4 5 6 CH2OH और सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, फर्स्ट कार्बन पे भी CH2OH, देन अगेन सेम HOH, HOH, OH, H। ये हो गया फ्रुक्टोज शुगर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी मैनोज शुगर, मैनोज शुगर ग्लूकोज शुगर का क्या है, एपिमर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैनोज शुगर। लास्ट आ जाता है गैलेक्टोज शुगर, ये क्या है आपकी गैलेक्टोज शुगर। ठीक है, देखो मैनोज एंड गैलेक्टोज शुगर जो है वो ग्लूकोज के एपिमर्स कहलाते हैं। ठीक है, एपिमर्स किसे बोला जाता है कि जो एनोमेरिक कार्बन है उसके अलावा, देखो जो एल्डिहाइडिक कार्बन है वो हमारा एनोमेरिक कार्बन सब साइक्लाइजेशन करवाएंगे तो बनने वाला है। ठीक है ना, तो देखो दो टर्म्स आती है, एक तो एपिमर्स है और एक एनोमर्स। टू टर्म्स आर देयर, फर्स्ट इज एपिमर्स एंड सेकेंड इज एनोमर्स। एनोमर्स उसे बोलेंगे जहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे स्टेरिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट होता है, तो वो हो जाएंगे एक दूसरे के एनोमर्स। एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। ठीक है, एपिमर्स के अंदर क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन के अलावा पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसके अंदर किसी भी एक कार्बन के ऊपर अगर जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो किसी भी एक कार्बन पे अगर रिवर्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एपिमर। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को देखो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हमारा कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 के अंदर OH किस साइड में है, राइट हैंड साइड में, जबकि जो मैनोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बन नंबर 2 का जो OH है वो कहाँ से साइड में है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया इसका, एपिमर। ठीक है, तो एपिमर और एनोमर में ये डिफरेंस होता है। क्लियर, ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नंबरिंग के लिए आप लोग ध्यान रखना कि जो आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होता है उसको नंबर 1, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है, सॉरी कंपाउंड बोल दिया, ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 ग्रुप्स है, एल्कोहलिक ग्रुप है और
एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन सा है? CHO। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वहाँ से। क्लियर? तो नंबरिंग हम हमेशा CHO ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रक्टोज के अंदर जो कीटोनिक ग्रुप है वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, ठीक है। तो जहाँ पे कीटोनिक ग्रुप को लेस नंबर मिलेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी अपर साइड 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबरिंग होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन कराना है, तभी हमें एनोमर मिलेगा, एनोमरिक कार्बन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो फर्स्ट वाले पे वापस आ जाते हैं। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे आइए। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे आकर के ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अब हमें इसी से मतलब है, ठीक है। पहले ग्लूकोज की कन्फॉर्मेशन देखेंगे, देन फर्दर आगे, ठीक है। देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है? एल्डिहाइडिक कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी रिएक्टिविटी के बारे में आपको पता होगा। C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं? 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर यूँ कह दो कि ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसकी तरफ रिसाइड कर जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ रिसाइड कर जाते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की तरफ रिसाइड कर जाते हैं, ऑक्सीजन के पास में डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के पास में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है, ये डेल्टा पॉजिटिव कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पे Nu- का आसानी से अटैक हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ही इतने सारे Nu- प्रेजेंट है। देखो ये भी Nu- ऑक्सीजन के लोन पर, ये भी Nu-, ये भी Nu- और ये भी Nu-, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने कौन कौन Nu- एज ए Nu- एक्ट करेंगे और इस CHO ग्रुप पे अटैक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है? नंबर 2 कार्बन के OH ग्रुप को देखिए। नंबर 2 कार्बन का OH ग्रुप जब CHO ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो 4 मेंबर ड्रिंक बन सकती है, 3 मेंबर ड्रिंक बन सकती है। देखो कैसे? मान लीजिए कि मैं इसको खोल देती हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन कर देती हूँ, है ना। स्ट्रक्चर को ओपन कर देती हूँ जिससे आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये C, ये डबल बॉन्ड O और इधर H, ठीक है। इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो ये ऑक्सीजन के लोन पे कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, कर सकते हैं। तो जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे कितने मेंबर रिंग बन सकती है? यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर हमारे पास में 3 मेंबर रिंग बन सकती है। और हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ी थी, हमने क्या देखा था? 3 मेंबर रिंग जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होती है, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमारी नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़े। देखो ये तो प्लेनर है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? प्लेनर है। तो यहाँ पे अबाउट द प्लेन, बिलो द प्लेन कैसे भी अटैक हो सकता है। तो राइट हैंड साइड में अगर OH ग्रुप है तो भी वो अटैक कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो भी अटैक कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है उसका OH ग्रुप अगर अटैक करते हैं तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 और 4 मेंबर रिंग भी क्या होती है? स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखो जो मोर स्टेबल होगा वो बनेगा, है ना। तो कार्बन नंबर 4 की तरफ आओ। कार्बन नंबर 4 का जो OH ग्रुप है अगर वो अटैक करता है तो कितने मेंबर रिंग बनती है? कितने मेंबर रिंग बनेगी? ये अगर अटैक करेगा इसके ऊपर तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन रही है। और अगर हम कंपेयर करते हैं कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप से तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप से अगर कार्बोनिल कार्बन का रिएक्शन होती है, इस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कार्बोनिल कार्बन के पास जाके रिएक्शन करते हैं तो उस केस में हमें 6 मेंबर रिंग मिलती है। नंबर 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग मिलती है। और हमें पता है कि और सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड बनेगा। 6 मेंबर रिंग हमें पता है कि 6 मेंबर रिंग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है, 6 टाइप के कन्फॉर्मेशन के फॉर्म में पाई जाती है। और सबसे अच्छा स्टेबिलिक कन्फॉर्मेशन जो है इसका चेयर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है OH ग्रुप, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और वो कार्बन कौन सा होगा, कार्बन नंबर 5। और जब ये अटैक होगा तो हमें क्या मिलेगा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस साइकिल को हम बनाते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कराने हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेंगे और कार्बन की इक्विवेलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट करके और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ आ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एज इट इज हैं, केवल इस कार्बन का जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर किस कार्बन के पास जा रहे हैं, कार्बन नंबर 1 के पास में। ये कार्बन नंबर 1 के पास में चले गए। जैसे ही कार्बन नंबर 1 के पास में चले गए, इसके पास में बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग होने के बाद में ऑक्सीजन के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो गया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के पास में जा चुका है तो ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने पास से पॉजिटिव चार्ज को अटेन नहीं करना चाहेगा। तो अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा और H+ आयन को मूव कर देगा। जैसे ही H+ आयन मूव हो जाएंगे, ये किसके पास जाके अटैक हो जाएंगे, O- के पास में। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें कितने मेंबर्ड रिंग मिली है, देखो 1 2 3 4 5 और ये नंबर 6 एटम। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड की हमें रिंग मिल जाएगी। 6 मेंबर्ड की रिंग क्या इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने बनाया उस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे नहीं। हम जानते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग है अगर और सबके पास सिंगल बॉन्ड है तो वो रिंग किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में लिखेंगे, इसको साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गई। यहाँ पे क्या आ गया, ये नंबर 6 वाला एटम ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करनी है मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये आपका कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये आपका हो जाएगा कार्बन नंबर 5। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आप बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के पास में क्या है, OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है, मैंने आपको क्या बोला था कि जब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, एनोमर्स का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। देखो अब यहाँ पे एनोमर्स कैसे बनेंगे ग्लूकोज के, देखो यहाँ पे ये जो आपका एनोमेरिक कार्बन है, इस कार्बन को बोलेंगे यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले CHO ग्रुप था, CHO ग्रुप जो था उसने क्या किया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई और ये कार्बन जो पहले अकायरल था वो अब कायरल बन गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोला, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये पहले क्या था, अकायरल, लेकिन अब ये क्या हो गया है, कायरल हो गया। अकायरल कैसे था, देखो CHO, C डबल बॉन्ड O H, और ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या हो गया, अकायरल। अकायरल था ये। ठीक है, ये कार्बन कैसा था, अकायरल था, लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाया, अपने स्टेबल कन्फॉर्मेशन के अंदर आया, साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या हो गया, कायरल हो गया। ठीक है, तो पहले ऐसा कार्बन जो पहले तो था अकायरल और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, कायरल सेंटर के। तो इस तरीके के कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। ठीक है, ये एनोमेरिक कार्बन है ना,
ये क्या है, कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। अच्छा, इसी को आगे समझो, देखो हमारा ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन तो जब होता है तो हमें पता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, समतलीय, ठीक है। अब समतलीय अगर प्लेनर अगर स्ट्रक्चर है तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि दो पॉसिबिलिटी है। देखो प्लेनर अगर स्ट्रक्चर है हमारे पास में, अगर हमारे पास में प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस प्लेनर स्ट्रक्चर के पास में हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है, एक तो NU माइनस आए इधर साइड से भी अटैक कर सकता है, और इसके दूसरी साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है, जैसे एक बुक बना दी आपने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब NU माइनस का क्या सिचुएशन रहेगी कि ये ऊपर से भी आके अटैक कर सकता है और ये नीचे से भी आके अटैक कर सकता है। समझ में आया, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये तीनों ग्रुप जो हैं ये कहाँ चले जाएंगे, डाउनवर्ड्स, और जब ये नीचे से अटैक करेगा तो ये तीनों ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, अपवर्ड्स। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ये क्या है, ये प्लेनर था, एक आयरल था, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ये क्या बन जाएगा, कायरल, और कायरल होने के बाद में अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर रहा है तो हमें एक अनदर कन्फॉर्मर मिलेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर रहा है तो अनदर कन्फॉर्मर मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो जो OH ग्रुप है वो इस साइड में आ जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा तो OH ग्रुप जो है वो इस साइड में आ जाएगा। तो OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो OH ग्रुप है हमारा एनोमेरिक कार्बन का, वो OH ग्रुप जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, ठीक है। एक हमें पॉसिबिलिटी ये मिलेगी कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और दूसरी हमें पॉसिबिलिटी ये मिलेगी कि OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी OH ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री से हमें क्या मिलते हैं, इसके दो कन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो हम इसके पहले 2 कन्फॉर्मेशंस बना देते हैं, देन साइक्लोहेक्सेन के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कन्फॉर्मेशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे से अटैक कर रहा है तो OH ग्रुप कहाँ आ जाएगा, इस साइड में, और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कन्फॉर्मर मिल गया, दूसरा हमें कौन सा कन्फॉर्मर मिलेगा, और जहाँ पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, 2 कन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, ठीक है। ग्लूकोज के कितने कन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, 2 कन्फॉर्मेशंस। और मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि ये जो मैंने स्ट्रेट चेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, साइक्लोहेक्सेन्स जो होते हैं वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी चेयर फॉर्म को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किस तरह से आप इसकी चेयर फॉर्म्स को ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको आगे सिखाती हूँ। इनमें से देखो हमने पहला कन्फॉर्मर लिया है जिसके अंदर OH ग्रुप कौन सी साइड पे है, राइट हैंड साइड में। पहला कन्फॉर्मर लिया है जिसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो CH2OH ग्रुप है कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये CH2OH ग्रुप हमेशा कैसी पोजिशन पे आएगा, अप पे, अपवर्ड्स, ठीक है, अप पे। अच्छा, अप डाउन तो पता है ना, सिस ट्रांस के अंदर अपन एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को बताते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन के एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स तो बना सकते हैं अपन। तो ये इसके एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये डाउन, ये वापस, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 पे देखो कौन से ग्रुप्स है, एक तो हाइड्रोजन ग्रुप है और एक CH2OH ग्रुप है। मैं आपको कह रही हूँ CH2OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आएगा, हमेशा अप पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप मैंने लिख दिया अप वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऑब्वियस है ये तो, क्लियर। अच्छा, अब बाकी के यहाँ पे नेक्स्ट रेस्ट ऑफ कार्बन्स को देखना है। रेस्ट ऑफ कार्बन्स के कॉन्फ़िगरेशंस को आप अप लिखेंगे या डाउन लिखेंगे, एक्सियल पे लिखेंगे या इक्वेटोरियल पे लिखेंगे। तो इसका देखो एक तरीका है लिखने का कि जो भी बॉन्ड्स आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, जो भी बॉन्ड आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ये देखो सारे बॉन्ड्स ये क्या है, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है,
जो भी बॉन्ड्स आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है वो सारे कौन सी सिचुएशन पे आएंगे, डाउन पे। कौन सी पोजीशन पे आएंगे, डाउन पे। तो राइट हैंड साइड वाले बॉन्ड्स जो हैं उनको आप डाउनवर्ड्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है उस पे राइट हैंड साइड पे कौन सा ग्रुप लगा है, OH ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे, OH ग्रुप को कहाँ रख देंगे हम, डाउन। OH ग्रुप को कहाँ रख देंगे, डाउन पे। ठीक है। कार्बन नंबर 2 की तरफ आओ, वापस OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो वो कहाँ आ जाएगा, डाउन। ये आ गया डाउन। ठीक है। नंबर 3 पोजीशन पे आओ, राइट हैंड साइड पे क्या है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डाउन पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है। नंबर 4 कार्बन पे आओ, राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप है तो डाउन पे कौन आ जाएगा, OH ग्रुप। ठीक है। अब पीछे बचे कौन से, देखो कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन बच गया है, ये अप हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 का भी हाइड्रोजन बच गया, ये अप हो जाएगा। कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप हो गया है, बच गया है, और कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन बच गया। क्लियर। तो ये आपका हो गया कन्फॉर्मेशन इसका साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में। ठीक है। फर्स्ट कन्फॉर्मेशन हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, जब देखो अब यहाँ पे ये कन्फॉर्मेशन कौन सा है, ये किस टाइप का कन्फॉर्मेशन है, इसका नाम कैसे देंगे, तो इसका नाम है, देखो इसका नाम होता है, नाम को देखने के लिए आपको एनोमेरिक कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखना होता है। ठीक है। हमें पता है कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 कैसा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है। कैसा कार्बन है, तो ये वाला कार्बन कैसा है, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है। इस एनोमेरिक कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को देख के आप नेमिंग करेंगे। एनोमेरिक कार्बन में अगर OH ग्रुप डाउन की तरफ है, अगर OH ग्रुप डाउन की तरफ है, OH ग्रुप अगर डाउनवर्ड्स है, तो उस केस के अंदर जो नाम होगा वो होगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। अब यहाँ कहीं कुछ बुक्स में आपको पूरा नाम मिलेगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो प्लस और माइनस तो आपको प्रैक्टिकल से पता लगता है। ठीक है। ठीक है। तो आप अल्फा कैसे आया, देखो जो भी डाउनवर्ड्स बॉन्ड होते हैं ना उनको अल्फा जो है स्टीरियो के अंदर उसको अल्फा पोजीशंस बोला जाता है। ठीक है ना। इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे की तरफ जो भी पोजीशन होती है वो अल्फा पोजीशन होती है, और जो ऊपर की तरफ होती है वो बीटा पोजीशंस होती है। ठीक है। तो यहाँ इसको रेफरेंस माना गया है। ठीक है। तो जो डाउनवर्ड वाला एनोमेरिक कार्बन के अंदर जो डाउनवर्ड ग्रुप है, अगर OH ग्रुप अगर डाउन में है तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, अल्फा। ठीक है। अगर OH ग्रुप अपवर्ड आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, बीटा। तो अब नेक्स्ट वाला अपन एनोमेरिक कार्बन बनाते हैं, सॉरी नेक्स्ट वाला कन्फॉर्मर बनाते हैं जब हमारे पास में OH ग्रुप कहाँ हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो कुछ नहीं होगा, देखो अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बाकी सारे ग्रुप्स तो एज इट इज रहेंगे, और केवल OH ग्रुप कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड में, है ना। इसको बना के देख लेते हैं। ये अपना नेक्स्ट वाला कन्फॉर्मर था जहाँ OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट था, इसका कन्फॉर्मेशन बनाएंगे। तो ये हमने नंबरिंग कर दी है, और पहले जैसे क्या था वैसे कि वैसे ये हमारा नंबर 1 कार्बन होगा, और CH2OH जो नंबर 5 कार्बन है वो यही वाला होगा, और CH2OH कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड पोजीशन में। ठीक है। और जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 है, वहाँ पे देखो ऑक्सीजन ग्रुप कहाँ लगा है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ लगा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर लगा है तो कहाँ लिखेंगे हम, बीटा पोजीशन पे। OH ग्रुप कहाँ आ जाएगा, बीटा पोजीशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका बाकी सारे ग्रुप्स एज इट इज रहेंगे, बाकी सारे ग्रुप्स एज इट इज रहेंगे। इधर OH, ये हमारी इक्वेटोरियल, इधर OH जो पहले हमने देखा था, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। केवल हम किस कार्बन को देख रहे हैं यहाँ पे, एनोमेरिक कार्बन को, और यहाँ पे क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड पोजीशन पे। ठीक है। ये सारे राइट वाले ग्रुप्स हैं, राइट वाले ग्रुप्स कहाँ आ जाएंगे, डाउन में। तो यहाँ पे H डाउन में आ जाएगा, इधर OH डाउन में आ गया, लिख दिया है। इधर H डाउन में आ जाएगा, इधर OH डाउन में आ गया, और इधर क्या आ जाएगा हमारा CH2OH, और रेस्ट ऑफ वैलेंसीज अपन हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन है उसका OH अप साइड में है, तो हमने बोला था ये कौन सी वाली पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, इसलिए इस कन्फॉर्मर का नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज।
बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को आपको कंपेयर करना है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, सारे ही बल्कियर ग्रुप्स बीटा डी ग्लूकोज के अंदर कौन सी पोजीशन पे है, ये देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, सारे ही बल्कि ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, CH2OH ग्रुप, सारे ही बल्कि ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे है। तो सारे ही ग्रुप्स क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे है इसलिए मोर स्टेबल कौन सा कन्फॉर्मर हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज वाला। क्लियर, बीटा डी प्लस ग्लूकोज वाला कन्फॉर्मर क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। वही अगर कंपेयर करते हैं हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर ये जो OH ग्रुप है, जो एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे। तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, और इसी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से जो हमारा ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। क्लियर, और हमें पता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्लियर, तो ये आपका था कन्फर्मेशंस ऑफ शुगर के अंदर हमने ग्लूकोज का देख लिया है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।